तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि जिंक रोड इज डिप्ड इन ए 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट व्हेन टेम्परेचर इज 298 केल्विन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। देखो बच्चों, अब अगर मान लो आपके पास कोई भी देखो मेटल है, जैसे मान लेते हैं कि भाई Mn+, ये जा रही है किस में, M में। ठीक है, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन, तो इधर भैया आपके हो जाएंगे n इलेक्ट्रॉन, यही तो रहेगा। अगर मैं इसकी इक्वेशंस लिखता तो E कितना आता, E सेल इज इक्वल टू होता E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन M log। देखो बच्चों, प्रोडक्ट की साइड ध्यान दो, ये जो आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है ये सॉलिड है। हम सॉलिड और लिक्विड की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं ना प्यारे बच्चों, वो यूनिट लेते हैं। तो क्या होती है, ये 1 होता, क्या होता 1, और नीचे आता प्यारे बच्चों Mn+। ठीक है ना। अब ऐसे जिंक की अगर बात करें तो इसका ई नोट सेल तो हमें दिया हुआ है माइनस के 0.76, 0.059। एन कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, और इसकी जो कंसंट्रेशन है ना प्यारे बच्चों, वो हमें दी हुई है कितनी, 10⁻⁻²। तो लिख देते हैं 10⁻²। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 0.76 माइनस 0.059/2 लोग ऊपर जाके ये 10⁻²। और आपको पता है लोग की प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई भी चीज आपको पावर में नजर आती है तो वो आगे आ जाएगी। और लोग 10 की वैल्यू आपको बच्चों दी हुई है, नहीं तो याद भी रखना 1 होती है। तो भाई अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा, माइनस के 0.76 0.059/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.819 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास प्योर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उनकी मोलर कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों आपको यूनिट यानी कि 1 लेनी है। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। देखो बच्चों, दिया क्या है पहले उसकी ओर ध्यान दें। Sn से Sn2+, ये आपका एनोड है, तो एनोड की बात लिखते हैं क्या हो रहा है। अगर एनोड पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि Sn से आपका बन रहा है Sn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। H+ की बात करें तो भैया 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन यानी H2 गैस। अब अगर इसकी कंबाइन रिएक्शंस लिखें तो आएगा कितना, Sn प्लस 2H+ गिव्स Sn2+ प्लस H2। ये आपके पास हो गई रिएक्शन। अब अगर हमें तो देखो ई नोट सेल निकालना ही है, पहले तो देखो ई नोट सेल निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ई नोट सेल होता है ई नोट कैथोड, कैथोड पर कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का आपको पता ही है ई नोट 0 होता है। और एनोड पर आपको टिन दिया हुआ है, तो 0 माइनस 0 1.4, तो ये आ जाएगा 0.14 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी कौन सी थी, कैथोड पर, इसे भी लिख लो, एनोड की और कैथोड की। ठीक है ना। अब रिएक्शन अपनी लिखी गई है, अब आप नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन कितना, इसमें 2 हैं लोग। कौन कौन है प्रोडक्ट साइड में, देखो Sn2+ है, H2 है, क्योंकि H2 का प्रेशर को किसी किसी क्वेश्चन में प्रेशर 1 की जगह कुछ और भी होता है तो आप उसे लोगे, ध्यान रखना। 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है 1 तो उसके अलावा जो भी आपके पास प्रेशर होगा आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ H2, और नीचे आपके पास है H+ का ये हो गया। ई नोट सेल अभी देखो कितना निकाला था, 0.14, बिल्कुल सही है। 0.059/2 लोग Sn2+ की कंसंट्रेशन देखो कितनी है, ये रही 4 × 10⁻⁻3, और ये है 0.2, तो ऊपर हो गया 4,
इंटू 10⁻³ और नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू तो 2 और 10⁻², इसका स्क्वायर ही तो रहेगा। चलो भाई, तो 0.14, बहुत अच्छा, 0.059 अपॉन 2 लॉग। देखो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना। नीचे आपका आएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, तो ये 4 से 4 चला गया, ऊपर 10 हो जाएगा। और आपको पता ही है log 10 की वैल्यू क्या होती है, तो भाई 1 होती है, तो ये पूरा आपका 1 बन जाएगा। तो आपके पास होगा 0.14 माइनस, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 0.0295 आएगा। ठीक है, आप 0.14 में से इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा देखो। अब अगर हमारे पास क्या है 0.14, ये है, मैं माइनस कर रहा हूं 0.295, तो 10 हो गए 5, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया 0.1105 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो भाई देखो आसान है इस एक बात तो देखो आपको क्लियर होगी कि कैसे हमें रिएक्शंस लिखनी है, कैसे हमें ई नोट सेल निकालना, और थोड़ी कैलकुलेशन पर ध्यान, ये चीजें आपको बार बार करोगे तो प्रैक्टिस में रहेंगी। क्या कह रहा है 24, फॉर द रिएक्शन 2AgCl plus H2 gives 2Ag plus 2H plus 2Cl minus। तो अगर मैं इसको डेल्टा जी दिया ही हुआ है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, तो सबसे पहले आप ई नोट सेल निकालो। देखो डेल्टा जी की मदद से आपको डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या था, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल था। डेल्टा जी नोट है माइनस के 43600, एन की वैल्यू हमारे पास है ही, कितनी है 2 है। कैसे 2 है देखो ना, आप कितने का ट्रांसफर हो रहा आप देखो ध्यान से ठीक है ना। एन की वैल्यू आपके पास हो गई 2 और एफ आपके पास है 96500। नहीं तो अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि ऐसा देखो, एजी से एजी प्लस से आपको क्या नजर आ रहा है, एजी, यही तो दिखाई दे रहा है। और अगर मैं H2 गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो है, आप बैलेंस करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से, वो आप कर देना, तो आपको क्या मिलेगा 2Ag प्लस H2 गिव्स 2Ag प्लस 2H प्लस, यही तो मिलेगा, हाँ या ना। तो n की वैल्यू होगी 2, ई नोट सेल हमें निकालना है, ये 2 जीरो तो इस 2 जीरो से चले गए, तो जो ई नोट माइनस से माइनस भी उड़ाओ, ई नोट सेल की जो वैल्यू होगी आप 436 अपॉन 2 डिवाइड बाय में, ये आपका हो गया है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, आप करके देखना तो 0.226 वोल्ट आ जाएगा। तो देखो एक काम तो खत्म हो गया ई नोट सेल का। अब अपने पास कंसंट्रेशन है, नर्स इक्वेशन लगाते हैं, चलो लगाओ नर्स, पहले लिखो जल्दी से। देखो जब भी हो तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके खुद से एक बार कोशिश करें, ठीक है ना, ताकि आप कर सके। चलो भाई लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। अब देखो कौन कौन हमारे काम के हैं। देखो एक चीज का मैं आपको ध्यान से बताऊं, कि जो आपको Cl माइनस दिख रहा है, ये जो है ये हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो रिडॉक्स रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही। देखो रिएक्शंस मैंने इधर साइड में लिखी हैं, ये इसमें देखो कहीं पर आ रहा है क्या Cl माइनस, नहीं आ रहा, तो आप उसकी कंसंट्रेशन नहीं लोगे, ध्यान रखना ये बात। कभी आप Cl माइनस की कंसंट्रेशन भी ले लो, नहीं नहीं लेनी है। अब हमारे पास बची क्या है, एक तो H प्लस और उधर यानी हमारे पास जो काम का है वो सिर्फ देखो Ag प्लस की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ आपके पास AgCl इधर दिया हुआ है, कितना H2 का ये दिया हुआ है 1 एटीएम, और H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1, बस यही हमारे काम की है। तो हमें लेना क्या है 0.1 का स्क्वायर अपॉन 1, बस, और कोई काम का नहीं है हमारे पास। तो 0.226 माइनस 0.059 अपॉन 2, इसे आगे ले आओ, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसे लिख देते हैं 10 की पावर माइनस 2, और पावर तो आगे ही आ जाएगी, तो 0.226 माइनस 0.059 अपॉन 2, ये -2 इधर आ गया, और log 10 की वैल्यू 1, तो 2 से 2 उड़ा दो,
तो 0.226 प्लस 0.059 ये हो गया। तो भैया ये आ जाएगा आपका 9×6 = 15 और 5×2 7 और 1 8, तो 0.285 ये आ जाएगा सिंपल, और कुछ नहीं। क्लियर है इतनी बात? तो क्या करा सबसे पहला काम कि भाई जो डेल्टा जी नोट है वो क्यों दिया हुआ है, ई नोट सेल के लिए निकाल दिया। फिर उसके बाद ई नोट सेल निकल गया, नर्स इक्वेशन लगाई, अपना भैया ई सेल आ गया। बस ध्यान में क्या रखना, तो जो Cl माइनस कंसंट्रेशन है वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही ना रिडॉक्स में, तो हम क्यों ले उसको। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ई नोट आपको गिवन है। चलो भाई देखो बच्चों, इस रिएक्शंस में पहले हो क्या रहा है, ये जो Cr है आपको Cr3+ में जाता हुआ दिख रहा है एट एनोड। बहुत बढ़िया, लिखो इसको पहले। देखो मैंने जो आपसे क्वेश्चन से लिए कहा कि उन 3 चीजों को तो ध्यान में रखें। पहली चीज कि क्या सभी के रिडक्शन पोटेंशियल हैं? हाँ है, सबके रिडक्शन पोटेंशियल हो। फिर आपको रिएक्शंस लिखनी और नर्स इक्वेशन, ये 3 काम आपको हमेशा करने हैं, ठीक है ना। तो वो हमने चेक कर लिया। अब लिखते हैं एनोड पर हो क्या रहा है, Cr से Cr3+ मिल रहा है और आपको 3 इलेक्ट्रॉन। बहुत सही। Fe2+ जो आपका कैथोड है, कैथोड पर क्या होता था बताओ जल्दी से, रिडक्शन। याद नहीं आ रहा? मैंने कहा था कि एनोड यानी कि लेफ्ट साइड जिस पर आपको नेगेटिव टर्मिनल और ऑक्सीडेशन दिखाई देगा, और राइट साइड में कैथोड पॉजिटिव और रिडक्शन, चीजें याद रखो। तो Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। ठीक है इतनी बात। अब हमें इन दोनों को अगर बैलेंस करना है तो क्या करोगे, तो भाई बैलेंस करने के लिए ऊपर वाली रिएक्शन में आप 2 से और नीचे वाले में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा 2Cr प्लस 3Fe2+ 2Cr3+ प्लस 3Fe, यही तो आएगा बैलेंस होके आपका। अब इसमें एक बात तो देखो क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, ये ध्यान रखना है। चलो रिएक्शंस में वैल्यू रखते हैं अपनी। नर्स इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/6 लोग। प्रोडक्ट में कौन है देखो, प्रोडक्ट साइड में अपना Cr3+ है, तो चलो भाई Cr3+ की कंसंट्रेशन आपके पास है, और दूसरा आपके पास है ये Fe2+। ये फायदा होता है आपको रिएक्शन लिखने का कि जो ये पावर में नजर आ रहा है तभी आएगा कोफिशिएंट नजर जब आप बैलेंस करोगे प्रॉपर लिखकर। ई नोट सेल, ई नोट सेल मैंने आपको बताया था हमेशा कैथोड माइनस एनोड होता है, तो अब भैया ई नोट सेल भी निकाल देते हैं। कैथोड मतलब ये आपका -0.44 -0.74, तो ये आ जाएगा 0.30। क्लियर है इतनी बात? ई नोट सेल का तो काम खत्म हुआ। 0.30 0.059/6 लोग। कंसंट्रेशन बताओ, तो भैया कंसंट्रेशन Cr3+ की कितनी है, ये रही 10⁻⁻2 और ये है 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻1 की क्यूब, तो सोल्व करोगे तो आएगा 0.30 0.059/6 लोग 10⁻⁻4/10⁻⁻3, तो 0.30 0.059 डिवाइड बाय 6 लोग 10⁻⁻1। ये माइनस पावर आगे आ जाती है, नहीं आए कि ध्यान रखो, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, जब भी आपको ये पावर दिखाई दे आप आगे ले आओ, और लोग 10 की वैल्यू तो आपको पता ही है, तो 0.30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाय 6। अब देखो भैया इसे सोल्व करोगे तो अप्रोक्स 0.30 प्लस 0.01, तो यानी कि 0.31 के आसपास आएगा। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट ई नोट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। चलो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई सेल हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है ई नोट सेल। चलो सबसे पहला काम क्या है, रिएक्शंस में देखो पोटेंशियल तो इस बार चेक करना ही नहीं, वो तो निकालना है। दे क्या रखा है आपको,
एट एनोड हम अगर देखें रिएक्शंस, देखो मैं हर क्वेश्चंस में लिखूंगा एट एनोड, एल्यूमिनियम आपके पास है Al से किस में जा रहा है, Al3 प्लस में, +3 इलेक्ट्रॉन। कॉपर की बात करें यानी कि एट कैथोड अगर मैं बात कर रहा हूं तो Cu2 +2 इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है किसमें, Cu में। अब बताओ बैलेंस जब आप करोगे तो भैया ऊपर वाले में तो भैया 2 से मल्टीप्लाई होगी, हाँ या ना, तभी तो ये बैलेंस होंगे इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले में 3 से, तो आ जाएगा 2Al प्लस 3Cu2 प्लस गिव्स 2Al3 प्लस और आपका आएगा 3Cu। क्लियर है इतनी बात? इससे हमें यह भी पता चल गया कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 6 हो रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया। चलो लिखो नेक्स्ट इक्वेशन जल्दी से। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग। चलो भाई बताओ, प्रोडक्ट साइड में तो देखो Al3 प्लस है, Al3 प्लस स्क्वायर और Cu2 प्लस 3। ओके, ये दिया हुआ। ई सेल की वैल्यू दे रखी थी कितनी भैया, 1.98। लिखो ई नोट सेल नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 0.059 डिवाइड बाय 6 लोग। कंसंट्रेशन पर आ जाओ। देखो भाई Al3 प्लस की है 10 की पावर -2 और उसकी भी है 10 की पावर -2, तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 10 की पावर -2 की क्यूब। तो ई नोट सेल 0.059 डिवाइड बाय 6 लोग कितना आएगा, देखो ऊपर तो हो गए 4 ही तो होंगे, नीचे हो गए 6, तो ऊपर जाके ये 10 की पावर में 2 हो जाएगा, हाँ या ना। अब ई नोट सेल 0.059 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 2, तो 2 से ये उड़ गया, आ गया कितना 3। तो अगर मैं ई नोट सेल निकालता हूं तो ये आपका आएगा 1.98 प्लस, इसको मैं 0.059 डिवाइड बाय 3 है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्स 1.98 ये आ जाएगा आपका प्लस 0.02, तो लगभग 2 वोल्ट के पास आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन देखो थोड़ा अपने आप करके देखना, आप इतना अप्रोक्सीमेशन चल सकता है पक्का। चलो भाई, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस और Ag प्लस से Ag। कैलकुलेट डेल्टा G नोट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है भाई, सबसे पहला काम क्या है, ई नोट सेल निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, फिर डेल्टा G नोट निकालेंगे। तो ई नोट सेल आपको पता ही है क्या होता है प्यारे बच्चों, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। एक बात बताओ, अगर आपको दिक्कत है कि कैथोड एनोड है तो आप ये देखा करो कि दोनों में कौन ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा आपको नजर आएगा ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, वही आपका कैथोड होगा। तो 0.80 और 0.77, तो ये आ गया 0.03 वोल्ट। और डेल्टा G नोट आपका होता है माइनस के NF ई नोट सेल, और डेल्टा G नोट कितना है, नहीं है, हमें निकालना है। N की वैल्यू तो आपके पास यहां पर 1 है, नहीं है। Fe2 प्लस Fe3 प्लस ये भी 1 और Ag प्लस से Ag ये भी 1, 96500 और ई नोट हो गया 0.03। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2895 जूल पर मोल। किलो जूल में भी लिख सकते हो तो आएगा माइनस के 2.895 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है इतनी बात? तो देखो डेल्टा G नोट का तो काम खत्म हो गया, निकल गया आराम से। अब दिक्कत आएगी है किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो निकालते हैं, किस बात की दिक्कत, लिखते हैं। क्या फॉर्मूला था, याद करो जल्दी से। हमारे पास था फॉर्मूला कितना, डेल्टा, हमें निकालना क्या है, ई नोट सेल। हमारे पास फॉर्मूला था ई नोट सेल
इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc। तो देखो ई नोट सेल तो है, कितना था ई नोट सेल बताओ? 0.03 लिखो, 0.03, 0.059 और n की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू हो गई 1 log Kc, सही है। तो log Kc हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.03, 0.059। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो भैया ये आपका ये जो आएगा 0.03 से डिवाइड करके तो हमें मिलेगा 0.5074। एक बार डिवाइड करके इसको देखना है, अप्रॉक्स 0.5074 ये आ गया। अब एंटीलॉग, चलो भैया एंटीलॉग देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट से पहले, ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से बिल्कुल, पॉइंट से पहले क्या नंबर है, नंबर 0 है तो उसे एक बेग से बढ़ाओ। पॉइंट से पहले क्या नंबर है उसे 1 से बढ़ा के 10 की पावर में लिख दो, तो 0 से 1 बढ़ाया तो 1 हुआ ना। अब 0.50 की वैल्यू 7 पर देखो आप, किसमें? एंटीलॉग टेबल में। चलो भाई मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, कहां है, ये रही, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, ये आपको नजर आ रही है 0.50। चलो इसको थोड़ा सा, चलो लिख लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, फिर हटा देंगे। ये आपके पास है, ठीक है ना, ये 0.50 की वैल्यू, ये ना 0.50 की वैल्यू 7 पर। चलो भाई देखो 0.50 ये रहा, ये वैल्यू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7। 7 पर क्या वैल्यू? 3214। तो पहले से लिख लेते हैं, कितनी वैल्यू आ गई? 3214। और बच्चों, और आपके पास डिफरेंस देखो, 4 पर डिफरेंस देखना है। किस पर? 4 पर। तो 4 पर डिफरेंस कितना है देखो, ये भी देख लेते हैं। आपके पास जो वैल्यू थी वो हमारी कितनी थी, को इस पर तो हो गई थी कितनी, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यू है। और 4 पर डिफरेंस, 4 पर डिफरेंस, इसे हटा देते हैं पहले, ये जो निशान है, हाँ अब सही है। चलो तो भाई आपके पास 0.50 पर वैल्यू होगी 3214, डिफरेंस हो गया 1 2 3, ये डिफरेंस है ये। तो हमारे पास 3214 तो वैल्यू होगी, और 3 और डिफरेंस कितना हो गया, तो ये आ गया 3217, ये वैल्यू हो गई। क्लियर है बात? 0.50 पर वैल्यू देखी तो वो कितनी वैल्यू आई देखो, इस पर 3214, और 4 पर डिफरेंस, दोबारा बोल रहा हूं, पॉइंट से पहले जो भी नंबर हो उसे 10 की पावर में लिखो, और 0.50 की वैल्यू 7 पर देख लो। किस पर देख लो? 7 पर। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो ये थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं ये, हाँ। तो 7 पर हमने देखी वैल्यू और ये आ गया, तो हमारे पास आ गया 0.3217, या आप लिख सकते हो 3.217। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? निकालना सिखाया ना मैंने आपको कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर हो उसे 10 की पावर में लिखो, एक बढ़ाकर पॉइंट से पहले जो भी नंबर है एक बढ़ाकर 10 की पावर में लिखो। फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट की वैल्यू, तीसरे पे देखो अगर चौथी है तो डिफरेंस ऐड कर दो, हाँ या ना। चलो भाई, क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ठीक, Mg से Mg2 प्लस Cu2 प्लस से Cu। ईएमएफ निकालना, सब कुछ मेंशन है, दिया हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो लिखते हैं अपनी इक्वेशंस को। देखो सबसे पहले तो मैंने कहा ना, अब रिएक्शंस जरूर लिखें। एट एनोड, Mg से क्या मिल रहा है आपको प्यारे बच्चों? Mg2 प्लस, बिल्कुल सही है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो कैथोड पर कौन है? तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। बहुत बढ़िया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो आ जाएगा Mg Cu2 प्लस Mg2 प्लस प्लस Cu। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो ये तो हमने लिख दी। ई नोट सेल हमें पता है, सब कुछ पता है रिएक्शंस में, बस नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं और अपना क्वेश्चन करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
0.059 अपॉन n लोग। प्रोडक्ट में बताओ कौन है, Mg2+ है, और रिएक्टेंट में कौन है, तो Cu2+ है। बहुत बढ़िया। ई नोट सेल हमारे पास था 2.71, हमें दिया हुआ है 0.059 डिवाइड बाय 2 लोग। कंसंट्रेशन की बात करते हैं। Mg की है 10 की पावर -1 और Cu की है 10 की पावर -2, तो -1 डिवाइड बाय -2, तो 2.71 0.059 अपॉन 2 लोग 10 की वैल्यू जल्दी बताओ 1 होगी, तो 2.71 माइनस 0.0295, बस ऐड कर दो, आ जाएगा कितना, तो देखो भाई ये हो गया 7, आपका कितना है 2.71 है, यही तो है, और माइनस करना है 0.295, तो 10 में से 5 गए 5, ये 0, और 10 में से 2 गई, ये बचेगा आपका 8, 6, ये आ गया, तो 2.6805 वोल्ट ये आपके पास ई सेल आ गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई, एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 at 500 डिग्री सेल्सियस, द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, वो अधिकतर n निकालने में आती है। अगर मैं Al2O3 को लेता, सिर्फ Al2O3 बता रहा हूं पहले मैं, तो Al2O3 की अगर मैं बात करूं तो ये टूटता है 2Al3 प्लस 3O2 माइनस, तो इसके अंदर ना प्यारे बच्चों जो n होता है, एक मोल के लिए बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए जो n होता है वो 6 होता है, इसे याद रखना। लेकिन आपको मोल कितने दिए हुए, तो आपको दे रखे हैं 2/3 मोल, तो एक बात बताओ, एक मोल के लिए आपको 6 का चेंज दिखाई दे रहा है, तो 2/3 के लिए सीधा निकाल दो ना n, इसका 2/3 कर दो, हाँ या ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4, तो आपको याद रखना है n जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। और डेल्टा जी दे ही रखा है 960 किलो जूल, ठीक है भाई, तो वैल्यू रखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू -KNF सेल, ठीक है, डेल्टा जी 960000, ठीक है ना, 4 जीरो हो गए, किलो जूल से जूल में बदल लिया, और एन की वैल्यू कितनी है 4, एफ कितना है 96500 ई सेल। तो जो आपका ई सेल आएगा वो आप आराम से निकाल सकते हो, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देना, तो ये आ जाएगा, सोल्व करना, सोल्व आपको करना है ध्यान से, ये आएगा 2.487 वोल्ट। एक बार आप कैलकुलेशन पर ध्यान देना, तो ई सेल कितना आ रहा है -2.487 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। बस ये ध्यान रखना ना कि भाई एन कितना है, अगर 1 मोल की बात करते हैं तो एन आपको 6 मिलता है, और अगर मैं 2/3 मोल की बात कर रहा हूं तो एन की वैल्यू 4 होगी। कोई दिक्कत, पक्का। चलो भाई, ई नोट सेल फॉर द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज 2.71 वोल्ट, ठीक है, Mg से Mg2+ Cu2+ से Cu, चलो ठीक है, कैलकुलेट ई सेल फॉर द रिएक्शन एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, ठीक है भाई। जो पहले आपके पास है रिएक्शंस तो आप लिख ही लोगे ना, चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूं। अगर मैं एनोड की बात कर रहा हूं, एनोड, तो एनोड पर तो आपका Mg से Mg2+ है, बहुत बढ़िया, Mg से Mg2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और अगर Cu की बात करें तो Cu2+ आपका Cu में जा रहा है, इसमें कैथोड पर कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, ठीक है ना इतनी बात। और आपकी कंबाइंड रिएक्शंस भी, जो टोटल रिएक्शंस है वो आ जाएगी Mg प्लस Cu2+ गिव्स Mg2+ प्लस Cu, ठीक है इतनी बात, ओके, ये आ गया। अब हमारे पास ई नोट सेल तो दिया ही होगा ना 2.71, चलो वो भी बहुत अच्छी बात है। अब लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लोग। प्रोडक्ट में कौन है देखो, तो भैया प्रोडक्ट साइड में अपने काम का Mg2+ है, और रिएक्टेंट साइड में कौन है Cu2+ है। चलो भाई लिख देते हैं Mg2+, और हमारे पास है Cu2+,
ठीक भाई। अब अगर आप देखो तो ई नोट सेल कितना दिया हुआ था प्यारे बच्चों, तो ई नोट सेल दिया हुआ है 2.71। कितना दिया हुआ है? 2.71। चलो रखो 2.71। 0.059 अपॉन 2 लोग Mg2+ की कंसंट्रेशन बताओ भैया। 10 की पावर -3 है, ओके, और नीचे 10 की पावर -2 है। बहुत बढ़िया। 2.71 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लोग 10 की पावर -1। जो पावर है ना माइनस में, इसको भैया आप आगे ले आओ। कहां पे ले आओ? आगे। चलो भाई, तो ये आ जाएगा 2.71 0.059 अपॉन 2 -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.71 प्लस 0.0295। ओके, अब इसे आप ऐड कर सकते हो बहुत आसानी से। तो क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा भैया 2.7395 वोल्ट। ठीक है भाई, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल निकल गया है, ई सेल निकल गया है। आगे बढ़ो जल्दी से। कह रहा है कि राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड। देखो बच्चों, अगर मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो ई सेल है जो एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा है, ध्यान रखो, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका जो ई सेल आपको मिल रहा है वो अगर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज्यादा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी वो क्या होती थी बताओ? कैथोड से एनोड की ओर होती थी, नहीं होती थी? तो यहां पर कैथोड कौन था? कॉपर। और एनोड कौन है? मैग्नीशियम। तो पहले केस में जो करंट फ्लो हो रही है वो कॉपर से मैग्नीशियम की ओर है, क्योंकि ई नोट सेल बड़ा, वो ई सेल बड़ा है। ये देखा ना, जो ई नोट सेल है उसकी वैल्यू है 2.71। हाँ या ना? अरे देखो ना, ई नोट सेल की वैल्यू क्या है? 2.7। उस ये जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो छोटा है। तो भैया मैंने आपको याद कराऊं, सबसे पहले क्वेश्चंस में ही समझाया आपको, नहीं समझाया? कि अगर कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर छोटा है तो जैसे करंट फ्लो हो रही थी वैसे ही होगी, यानी कि अगर वो कॉपर से मैग्नीशियम पर जा रही थी तो वैसे ही होगी, कॉपर टू Mg। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल पोटेंशियल अब बड़ा हो गया तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बताया आपको, मैग्नीशियम से अब क्या हो जाएगी? कॉपर। क्लियर है इतनी बात? तो करंट किधर से किधर होगी? पहले केस में तो सिंपल कॉपर से मैग्नीशियम है, लेकिन दूसरे केस में उल्टी हो गई है, मैग्नीशियम से कॉपर। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल 2.71 से बड़ा है इस केस में। क्लियर है बात? समझ में आ रही है ना? चलो भाई, क्या कहता है 31? कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग सेल। देखो, ईएमएफ ही निकालना, सब कुछ मेंशन है हमारे पास। तो सबसे पहला काम क्या करते थे हम? ये चेक करते थे कि क्या पोटेंशियल रिडक्शन है। बिल्कुल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, हम रिएक्शन लिखते थे, जरूर लिखेंगे, चाहे हमें देखो बच्चों दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी हम उस रिएक्शंस को लिखेंगे, ये आदत में डालते हैं। ठीक है ना? क्योंकि होता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि रिएक्शन दिख रही है, चलो छोड़ो रहने, तो ऐसे लिख देते हैं। नहीं, आपको रिएक्शन ये भी दिख रहा है कि कौन क्या हो रहा है, तब भी आप रिएक्शंस को लिखोगे। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, तो आपके पास एक एनोड पर रिएक्शंस हो गई प्यारे बच्चों, और कैथोड पर हो गई। अब टोटल रिएक्शंस निकाल रहे हैं, तो Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स Mg2 प्लस Cu। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब आपके पास ई नोट सेल, ई नोट सेल, ई नोट कैथोड, कैथोड मतलब बड़ा, बड़ा मतलब 0.34 माइनस माइनस 2.37, तो कितना आएगा? तो भैया आ जाएगा 2.71 वोल्ट। ठीक है भैया, ई नोट सेल तो निकल गया, कोई घबराना है नहीं। चलो लिखते हैं ई सेल। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आई? 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस आपके पास है Mg2 प्लस की 10 की पावर -3 और ये है 10 की पावर -4। तो एक है -3 और एक है -4, तो ये 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.71 माइनस 0.0295 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1,
तो आएगा 2.68 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत हो देखो बताओ। क्लियर है पक्का? देखो आप चाहो तो एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूं, कभी सोचो कि अप्रोक्स लिख दिया है, नहीं भैया आप लिख लो 0.0295। तो यह कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, और ये हो गया 10 यानी कि 0, और ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 में से 2 गए 8, और ये 6। तो आप ये भी एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हो, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? चलो भाई। द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देखो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी है क्या, यूनिट तो आप तब बाद में याद करना, पहले मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको बता रही है कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि किसी भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप लेते हो तो डिसॉल्व करने पर जो भी कंडक्टिंग पावर आपको मिल रही है वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। एक फॉर्मूला है छोटा सा, मैं लिख दे रहा हूं। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है के, यानी कंडक्टिविटी इनटू 1000/c। ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब यूनिट की बात कर लेते हैं इसकी। तो देखो यूनिट की बात करें तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो आपकी साइमन, कितनी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये जो के आपको नजर आ रहा है, आप चाहो तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो। तो जो 1000 है इसकी होती थी सेंटीमीटर क्यूब। ये मत समझना कि नंबर है, नहीं, ये आपको वॉल्यूम बता रहा था, वॉल्यूम पर लीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लीटर ये होती थी। और जो कंसंट्रेशन है प्यारे बच्चों वो मोल पर लीटर होती थी। तो लीटर से तो लीटर कट गया, तो ये आता है ओम इनवर्स। कितना आएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप चाहो तो ओम इनवर्स को साइमन भी लिख सकते हो, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, देखो कौन सा ऑप्शन है, तो भैया बी ऑप्शन। तो आगे बात समझ में कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। पक्का? चलो भाई क्या कहता है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो बच्चों कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है? तो एक्चुअली में कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस जो आपके होते हैं उन पर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मेनली दिख रहा है किस पर है, कंडक्टिविटी है आपके जो नंबर ऑफ आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आप ले रहे हो वो कितने हैं, एक तरह से वो डिपेंडेंसी। तो कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, गलत है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को घटाते हो तो भैया कंडक्टिविटी भी घटती है, चाहे वो वीक हो या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है, असर्शन गलत है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना? ये तो ऑप्शन आपके पास डी है भैया, असर्शन रॉन्ग है लेकिन रीजन सही है। अब देखो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। मतलब ऐसा समझो कि आपके पास 1 लीटर तो आपने मिल्क लिया हुआ है, कितना लिया हुआ मिल्क, और 1 लीटर आपने पानी, इन दोनों को मिला दिया तो ये 2 लीटर हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि 2 लीटर में मिल्क कितना है तो आप कहोगे 1, और पानी कितना 1। अब मैं इसमें पानी को और बढ़ा देता हूं, दूध उतना ही रख रहा हूं, ये दूध उतना ही है 1 लीटर, मैंने पानी को मान लो 2 लीटर कर दिया। अब ये टोटल कितना हो गया 3, लेकिन 3 लीटर में दूध कितना है, तो वो तो 1 ही लीटर है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई टोटल वॉल्यूम में आपको दूध कितना मिल रहा है, तो वो तो कम हो रहा है ना। अब अगर मैं मान लो दूध तो वही ले रहा हूं 1 लीटर, पानी को मैं और बढ़ा दे रहा हूं, मान लो 4 लीटर कर दे रहा हूं, तो अब आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है वो 5 है, लेकिन उसमें दूध जो मिल्क है वो तो 1 ही है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपका जो मिल्क है वो घटता चला जा रहा है। ठीक ऐसे ही इसमें है कि अगर नंबर ऑफ आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में घट रहे हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी घट रही है। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। हाँ बिल्कुल सही है कि भाई कंडक्टिविटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि उसके जो करंट कैरिंग पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो घट रहे हैं। तो आप कह सकते हो बिल्कुल कि कंडक्टिविटी
ऑफ CH3COH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COH डिक्रीजेज with dilution, decreases with dilution because number of current carrying particles number of current carrying particles of the solution, current carrying particles of the solution, या आप ये कह सकते हो that is ions present per centimeter cube of the solution becomes less and less on dilution, कम होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि जो भी नंबर ऑफ आयंस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में वो घट रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी घटती है। पक्का? चलो बढ़े आगे। क्या कहता है? डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो बच्चों, ये तो मोलर कंडक्टिविटी की बात है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आप तब ले रहे हो जब उसकी कंसंट्रेशन जीरो हो गई है या डाइल्यूशन इंफिनिटी हो जाए। क्लियर है? यानी कि मोलर कंडक्टिविटी जब हम बात करेंगे तो कंसंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो, या जो डाइल्यूशन आप कर रहे हो ना प्यारे बच्चों, वो टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए। तो क्या कह सकते हैं? द limiting molar conductivity of an electrolyte is defined as its molar conductivity when the concentration of the electrolyte in the solution approaches zero, क्लियर है इतनी बात कि जो कंसंट्रेशन है वो जीरो की ओर या डाइल्यूशन इंफिनिटी की ओर जाए और कंडक्टिविटी घटती है। देखो कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी घट रही है जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हो। तो ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन बढ़ाओगे या कंसंट्रेशन घटाओ, एक ही बात है, तो उससे उसकी कंडक्टिविटी घट रही है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो रहे हैं। कौन कम हो रहे हैं? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में घट रहे हैं। अगर ऐसा होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में घट रहे हैं, तो कंडक्टिविटी भी घटेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है, स्टेट कोललास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो जब आप उसको डाइल्यूट करते हो, डाइल्यूशन करते हो, तो उसमें आपको नंबर ऑफ आयंस में इतने चेंजेस नज़र नहीं आते क्योंकि वो पहले से ही इतना डिसोशिएट हो चुका होता है। लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम कोललास लॉ को यूज़ करते हैं। अब ये कहता क्या है कोललास लॉ? कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी का सम होगी। क्लियर है इतनी बात? यानी कि जो भी उसके कैटायन एनायन है वो उसकी इनफाइनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को देंगे। तो क्या कह रहा है ये? इट स्टेट्स दैट
states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of an anion and cation of electrolyte. क्लियर है इतनी बात? cation of the electrolyte. कोई दिक्कत हो बताओ कि जो भी उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, कब? जब वो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो चुका हो, या आप ये कह सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा किसका, एनायन का और कैटायन का। क्लियर है इतनी बात? देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो बताओ। एप्लीकेशन की बात करें तो देखो आप क्या निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का, या फिर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर आप मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, अभी तो एक पूछा था तो आप दो याद रखो कम से कम, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो भाई अगला देखते हैं। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी है क्या? अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल को डिसोल्व करने पर उसकी जो भी कंडक्टिंग पावर है आयंस की, बच्चों उसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है इतनी बात? तो क्या है मोलर कंडक्टिविटी? तो आप ये कह सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in the solution। क्लियर है इतनी बात कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल को अगर आप डिसोल्व करते हो तो जो भी उसके आयंस की कंडक्टिंग पावर होती है प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं हम क्या मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो भाई अगला देखते हैं। ऑन डाइल्यूटिंग टू इलेक्ट्रोलाइट्स A and B, then molar conductivity of A increase 25 times, while that of B increase by 1.5 times. Which of the two electrolyte is strong? Justify your answer। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ही स्लोली इंक्रीज करती है डाइल्यूशन पर। क्यों? क्योंकि उसके सभी आयंस क्या हो चुके हैं, डिसोशिएट हो चुके हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है क्योंकि उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया कि जो भी आपके क्या हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत धीरे बढ़ती है। और एक इक्वेशन होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, डी बाय हैकल ऑन सैगर इक्वेशन, उसकी मदद से हम निकाल भी सकते हैं। अब एक बात तो क्लियर होगी किसकी बढ़ रही है, तो देखो जो ए है उसकी 25 टाइम्स बढ़ रही है, किसके कंपेयर में? बी बढ़ रही है 1.5। तो जो ए है बच्चों वो आपका क्या होगा, तो भाई वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जो ए है जो बी है वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्लियर है इतनी बात? तो कह सकते हो कि भाई जो बी है वो आपका स्ट्रॉन्ग है और जो ए है वो आपका वीक है। क्योंकि देखो ए की बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी तेज बढ़ेगी वो वीक होगा। क्या होगा? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और जो आपका ये बी है
हाँ बी है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, इतनी बात। जो धीरे बढ़ रही है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है, और जो बहुत तेजी से बढ़ रही है वो आपकी क्या है, क्या है, वो आपकी, देखो बस सीधी सी लाइन याद रखो कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले से ही डिसोशिएट हो चुके हैं। आप कितना भी डाइल्यूशन करोगे थोड़े बहुत और नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, इसलिए धीरे बढ़ती है, यानी कि 1.5 टाइम्स वाली धीरे बढ़ रही है। जबकि ये आपकी 25 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो तेजी से बढ़ रही है वो आपकी वीक है, जो बहुत धीरे बढ़ रही है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है। ग्राफ भी अगर आप देखें, चलो भाई ग्राफ भी देख लेते हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ तो कोई इतनी वो नहीं है, आपकी सिंपल किसी इक्वेशन की मदद से आप निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बताया एक इक्वेशन होती है डी बाय हैकल ऑन-सैगर इक्वेशन, इसकी मदद से आप निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, तो देखो एक सिंपल सी आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। ये किस किस के बीच में ग्राफ होता है, तो इधर आपकी मोलर कंडक्टिविटी है और इधर आपकी रूट सी यानी कंसंट्रेशन होती है। जबकि अगर आप किसको निकालोगे, बीक की निकालोगे, तो बीक में आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, कुछ ये आपका बीक वाले का ग्राफ होगा। ठीक है ना, इतनी बात। तो इक्वेशंस को मैं एक बार को लिख देता हूं। इक्वेशन आपकी होती है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट सी। क्लियर है इतनी बात। ए आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये इक्वेशन है। ये सिर्फ तभी आप लगा सकते हो जब स्ट्रॉन्ग है, वीक के लिए नहीं लगा सकते। रीजन मैंने आपको बता दिया है। रीजन ये है कि जो आपकी क्या है, वीक है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और यहां पर वीक कौन है, तो प्यारे बच्चों ए है, और स्ट्रॉन्ग कौन है, तो भैया बी है। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो भाई देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेट खोलास लो, ठीक है, अभी अभी हमने लिखा भी है स्टेट खोलास ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। पहले सबसे पहले इसको दोबारा से लिख रहे हैं कि इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of the anion and cation of electrolyte। ठीक है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। एनायन और कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल सम होता है। आप चाहो तो ऐसे एक एग्जाम्पल से शो कर सकते हो। जैसे आपके पास था अभी थोड़ी देर पहले NaCl, तो आप क्या लिखोगे, Na का और Cl का सम। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो भाई आगे क्या कह रहा है इसका सेकंड पार्ट बोलता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द CH3COH इफ del m and del m नॉट ऑफ द CH3COH आर। देखो भाई छोटा सा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, क्या था, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दोनों की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, एक की दी हुई है 48 और दूसरे की दी हुई है 400। तो 48 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2। सीधा सा फॉर्मूला है, याद रखोगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आगे, चलो भाई। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m एसिटिक एसिड कैलकुलेट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। देखो बच्चों सबसे पहला काम है कंडक्टिविटी निकालो। क्या निकालो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास है K इंटू 1000 अपॉन C। K हमारे पास है 7.8 इंटू 10 की पावर -5
into 1000 अपॉन 0.001। तो आप इसे सोल्व करोगे तो ये 78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। ठीक है, अब अल्फा, तो अल्फा का तो पता ही है आपको, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये हो गई 78 और ये हो गए 390। सोल्व करोगे तो 0.2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? सीधा देखो फॉर्मूले याद रखो, दो फॉर्मूले आ गए हैं। एक आपके पास मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, तो दूसरा प्यारे बच्चों आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे, चलो भाई। In a plot of molar conductivity against the square root of concentration for strong and weak electrolyte, the value of limiting molar conductivity of weak electrolyte cannot be obtained graphically। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वेशन होती है कौन सी, डी बाय, एक इक्वेशन है डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन। ये इक्वेशन जो आपके पास है, ये जो होती है वो आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं प्यारे बच्चों, वो पहले से ही आयंस में डिसोशिएट हो चुके होते हैं। जैसे अगर आपके पास मान लो KCl है, क्या है? KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप उसका ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है ना? कैसा नजर आएगा? कुछ ग्राफ ऐसा। ये किस किस के बीच में है? रूट सी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, और ये इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो प्यारे बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा है क्या? होता क्या है कि ना कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बदलती है डाइल्यूशन के साथ साथ, इसीलिए वो किसी कांस्टेंट वैल्यू तक नहीं पहुंच पाती इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, इसलिए हम इसको नहीं निकाल सकते। तो किसकी मदद से निकाल सकते हैं? तो खोलास लॉ की मदद से निकाली जा सकती है। तो मैंने क्या बताया? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ये कह सकते हो कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीजेस स्टीपली ऑन डाइल्यूशन एट लोअर कंसंट्रेशन एंड डज नॉट रीच a constant value even at infinite dilution। क्लियर है इतनी बात? बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हम इसको किसकी मदद से निकालते हैं? हम नहीं निकाल पा रहे हैं। किसकी मदद से? इसकी। तो हम क्या करते हैं? खोलास लॉ की मदद से इसको हम निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? खोलास लॉ। अभी हम देखेंगे एक दो एग्जाम्पल में, तो खोलास लॉ की मदद से आप निकाल सकते हो। और ग्राफ की अगर बात करें तो मैंने अभी आपको दिखाया भी था ग्राफ कि बहुत तेजी से चेंज होती है जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम करते हो। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? दोनों चीजें क्लियर हो गई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो निकाल पा रहे हो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्योंकि बहुत तेजी से चेंज हो रही है। पक्का देख लो एक बार, बढ़े आगे। चलो भाई, क्या कहता है? डिफाइन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी में कि मोलर कंडक्टिविटी is defined as the conducting power of all ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution। क्लियर है इतनी बात कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल आपको कंडक्टिंग पावर दे रहा है उसे हम बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिव। क्या कह रही मोलर कंडक्टिविटी की? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। कि जो भी आपको आयंस मिलने उनकी कंडक्टिंग पावर
हम आप बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। चलो भाई, अब बोला राइट द एसआई यूनिट। देखो यूनिट आपको याद होगी, एक बार अभी और बताई थी, ये होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फॉर्मूला आपके पास था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000/c, इससे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आगे कहता है हाउ डज वेरी विद कंसंट्रेशन। देखो भाई, जो मोलर कंडक्टिविटी है भैया वो डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ती है। देखो अब मैं कुछ बताता हूं आपको, एक मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला और याद रख सकते हो, के इंटू वी। अब के क्या है? तो कंडक्टिविटी है। देखो कंडक्टिविटी जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन तो घटेगी ना, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन घट रही है। अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो भैया कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, कंडक्टिविटी कम घटती है। इसलिए ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ या कंसंट्रेशन के घटने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो हो तो आप बता दो। पक्का यूनिट समझ में आ गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और हम ये कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के घटने के साथ साथ बढ़ती है या डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ती है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।